हेलो एवरीवन। सो गाइज, आज के सेशन में मैं बात करना चाहूंगा इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में। और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि आप सबने देखा है कि रिसेंटली पहलगाम में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। हमारे लगभग 24 से ज्यादा लोगों की वहां पे डेथ हुई। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर लाइक सिचुएशन उत्पन्न हो चुकी है। इसमें हमारा जो पूरा देश है बहुत ही इमोशनल हो चुका है। और कई जगह कई ऐसी बातें भी हो रही हैं कि गलत हुआ, इन्होंने इस कम्युनिटी ने किया है, उस कम्युनिटी ने किया है। कई लोग इसका प्रूफ मांग रहे हैं, तो बहुत सारी न्यूज़ चल रही है। बट एज अ सिविल सर्वेंट, आप सब जो भी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अदर गवर्नमेंट एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन समझना थोड़ा जरूरी है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैंने बहुत बच्चों से बात की, आधी अधूरी नॉलेज है इनके पास। इनको बस कारगिल वॉर पता है, किसी को बस 1971 का वॉर पता है। एक कैसे ये चीजें हुई जो आज हम देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये चीजें क्यों हुई, कैसे हुई, ये आइडिया नहीं है बहुत सारे बच्चों को। और ये आप खुद फील करिएगा कि 1947 से लेके अभी तक क्या क्या ऐसे मेजर इवेंट्स हुए हैं जिससे आज इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन इतने खराब है। तो आज के सेशन का मेरा मकसद है कि एक बेसिक नॉलेज आप लोगों को मैं दे दूं, जिसे आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है। और एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन आपको थोड़ा सा इतिहास पता होना चाहिए भारत पाकिस्तान के बीच के रिलेशंस के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। सेशन हम करेंगे 1947 से। 1947 ये वक्त था जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों में बढ़ गया। 15 अगस्त 1947 के बाद जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था वो पाकिस्तान और इंडिया में बढ़ गया। और इस पार्टीशन की वजह से अगर आप देख सकते हैं, मास माइग्रेशन हुआ। बहुत सारे लोग मिलियंस की तादाद में भारत से पाकिस्तान गए। वहां से जो लोग थे जो इंडिया में बसना चाहते थे वो इंडिया आए। और इस दौरान बहुत ज्यादा कम्युनल वायलेंस भी हुआ। लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई इस कम्युनल राइट्स में। और 10 मिलियन से ज्यादा लोग एक जगह छोड़ के दूसरे जगह गए। ये आप देख सकते हो ट्रेनों में कैसी हालत थी। आप ये इमेजेस देख सकते हैं, कितनी बुरी कंडीशंस थी। और इसी टाइम जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर था, उस टाइम एक प्रिंसली स्टेट था जो कि महाराजा हरि सिंह के रूल में के अंदर था। महाराजा हरि सिंह ने 1947 में बोला कि ना हम पाकिस्तान में के साथ जुड़ेंगे, ना हम इंडिया के साथ जुड़ेंगे, हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहना चाहते हैं। बट हुआ क्या, पाकिस्तान से कुछ ट्राइबल फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। और महाराजा हरि सिंह इस अटैक के बाद इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को उन्होंने साइन किया, जिसकी वजह से पूरा जो कश्मीर है वो भारतीय कंट्रोल में आ गया था। और यही बीज बोया गया आगे आने वाले कश्मीर डिस्प्यूट, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 से चल रहा है। ठीक है, कहानियां तो बहुत सारी हैं। ठीक है, लेकिन मैं इस सेशन को छोटा रखना चाहता हूं। बस मैं चाहता हूं कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एक आइडिया लग जाए कि ये जो चीजें आज हो रही हैं ये कहां से शुरू हुई थी। अगर मैं एक एक इवेंट को लेके चाहूँ ना, मैं उस पर 5 घंटे बोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद वो नहीं है। मैं ये मेरा मेरा मकसद है जो भी इस बच्चा वीडियो को देख रहा है, चाहे कोई बुजुर्ग देख रहा हो, कोई बड़ा देख रहा हो, उसको एक आइडिया लग जाए कि ये चीजें जो पाक कश्मीर को लेके जो चीजें भारत और पाकिस्तान के बीच में कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो ये स्टार्ट हुआ था 1947। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला कश्मीर वॉर स्टार्ट हुआ आपका, या जो बोला जाए पहला इंडिया पाकिस्तान वॉर, ये आपका स्टार्ट हुआ 1947 से 1948 के बीच। क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पाकिस्तान से ट्राइबल फोर्सेस थी वो कश्मीर में घुस गई। और महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करके जम्मू कश्मीर को भारत के हवाले कर दिया। ठीक है, और महाराजा और कश्मीर जो थे हरि सिंह साहब, उनको भारत के ऊपर एक थोड़ा सा ज्यादा बोलते ना लगाव था। और जैसे ही
जैसे ही उन्होंने ये साइन किया, इंडियन आर्मी अपनी ट्रूप्स को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर पहुंचाई। ठीक है, श्रीनगर में यहाँ पे पहुंचाया उन्होंने, और इंडियन आर्मी ने बहुत ही साहस दिखाते हुए उन सारे इन्वेडर्स और ट्राइबल फोर्सेस को वापस भेज दिया। कहां पे? पाकिस्तान। ठीक है, और लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग ऐसा, जिसे हम बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये चीजें हो गई कि इतना एरिया, ये कश्मीर तो श्रीनगर तक तो घुस आए थे, लेकिन हमने वापस किया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा एरिया कैप्चर कर लिया 1947-48 में, जिसे हम आज बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पहला जो कश्मीर वॉर था उसके रिजल्ट तहत ये हुआ। इंडिया ने, लेकिन ऐसा नहीं इंडिया ने इसको शांत रहा, इंडिया ने इस मामले को यूनाइटेड नेशन में लेके गया। ठीक है, और 1949 में, जनवरी 1949 में एक सीज फायर हुआ, राइट, और उसके बाद रिकमेंड किया गया कि भाई यहाँ पे एक प्लेबिसाइट होगा और यहाँ के लोग जहां जाना चाहेंगे उसको वो एरिया दे दिया जाएगा, बट वो प्लेबिसाइट कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान वो कंडीशन मीट ही नहीं कर रहा था। तो यहां से जन्म हुआ आपका पीओके का। ठीक है, ये चीज आप देख रहे हो, ये काफी बड़ा एक हिस्सा इन्होंने कैप्चर भी कर लिया था, राइट, और ये फिर आगे जाके यही एरिया कुछ आपका ऐसे बन के यहाँ तक, लगभग यहाँ तक, सॉरी, बल्टिस्तान तक, ये आपका पीओके में बदल गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पे हमने बात की 1949 में सीज फायर हो गया फर्स्ट कश्मीर वॉर के बाद। ठीक है, थोड़ी चीजें और हुई, दोनों देशों ने अपनी अपनी डेवलपमेंट की है। हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान 1951 से चालू हुए। ठीक है, दूसरा देश भी, पाकिस्तान भी अपने में चीजों को बेहतर करने में लगा था, क्योंकि पार्टीशन के बाद उनको समय नहीं मिला था डेवलपमेंट के लिए। 10 साल बीतने के बाद आप सबको पता है कि 1962 इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई। ठीक है, जिसमें हमारे जो भारत था डिफीट हुआ। ठीक है, और जिसने क्या हुआ, पाकिस्तान को एक साहस दे दिया, एक भरोसा दे दिया कि इंडिया अभी मिलिटरली बहुत वीक है। ठीक है, और उस टाइम पाकिस्तान का जो पूरा मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप था वो था प्रेसिडेंट अयूब खान के हाथ में, और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो थे जुल्फिकर अली भुट्टो। और इन्होंने थोड़ा सा मिसजज कर दिया कि भाई, और क्योंकि नेहरू जी की डेथ भी हो गई थी चाइना वॉर के बाद, तो उनको लगा कि इंडिया बहुत वीक है, राइट। अब देखिए होता क्या है, कश्मीर डिस्प्यूट तो चल ही रहा था, ये 65 की वॉर क्यों हुई? पहली चीज, जो कश्मीर वॉर जो चल रहा था पहला वाला, है ना, वो अच्छे से रिजॉल्व नहीं हुआ। ओके, दूसरी चीज, इन्होंने गुजरात के रन ऑफ कच्छ में भी अटैक किया अप्रैल 1965 में। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, साथ ही साथ देखो, एक साथ कई एरियाज पे इन्होंने अटैक किया। पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन जिब्राल्टर। इसके तहत पाकिस्तानियों ने अपनी एक बहुत बड़ी ट्रूप कहां पे भेज दी? कश्मीर के अंदर। रन ऑफ कच्छ में तो अटैक किया ही किया, साथ में कुछ ट्रूप्स को कश्मीर भी भेज दिए, और वहां के लोकल यूथ को बोलने लगे कि आप भारत के खिलाफ आवाज उठाओ। लेकिन वहां का जो लोकल यूथ था, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया इन पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स को, और उन्होंने उल्टा कश्मीरी यूथ ने भारतीय सैनिक को, सेना को बता दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तान ने कश्मीर में चीजों को बोला जाए कि भारत के खिलाफ करने की कोशिश की। रन ऑफ कच्छ में तो अटैक किया ही किया था, और उसके बाद पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। उसके तहत उन्होंने क्या किया, ये अगर आप यहां देख पा रहे हैं, जम्मू रीजन में अखनूर करके एक एरिया है, अखनूर, पाकिस्तानी फोर्सेस ने यहां पे अखनूर में एक ब्रिज है उसको कैप्चर कर लिया, जो कि बेसिकली कश्मीर में भारतीय सेना की सप्लाई भेजने का एकमात्र जरिया था। बट वो पुअर प्लानिंग की वजह से और भारत रेजिस्टेंस की वजह से वो हार चुका था, बहुत दिन तक उसको कैप्चर नहीं किया, राइट। तो ये तब्दील हुआ पूरा 1965 की वॉर में। 3 जगह अटैक हुआ बेसिकली, आपका रन ऑफ कच्छ, ठीक है, यहां पे अटैक हुआ था, किया पाकिस्तान ने। दूसरा,
इन्होंने अखनूर को कैप्चर किया, तीसरा इन्होंने कश्मीरी यूथ को इंस्टिगेट करने का काम किया। तो ये पूरा हुआ 1965 की वॉर में। और ये क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान ये सोच रहा था कि चाइना वॉर के बाद और नेहरू जी के डेथ के बाद इंडिया काफी कमजोर हो गया है, राइट। और इसी वजह से और अखनूर क्यों कैप्चर किया? ताकि उनकी सप्लाईज बंद हो जाए, आर्मी वीक हो जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं, इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छे से उसको बहुत जल्दी ही रिकैप्चर कर लिया, राइट। तो ये मल्टीपल फ्रंट्स पे वॉर हो रही थी, ठीक है। सितंबर 1965 में इन्होंने पंजाब में भी अटैक किया, राजस्थान के बाड़मेर में भी अटैक किया और जम्मू कश्मीर के पूंछ इलाके में भी अटैक किया। बट इंडियन एयरफोर्स ने काफी अच्छा जवाबी कार्रवाई करते हुए पूरी चीजों को वहां पे ध्वस्त कर दिया। ओके, अब इसके बाद देखिए क्या होता है। यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि इमीडिएट सीज फायर किया जाए, क्योंकि दोनों साइड से काफी ज्यादा हैवी कैजुअलिटीज हुई थी, बहुत लोग मरे थे और मटेरियल लॉस भी बहुत हुआ। तो 23 सितंबर 23 सितंबर 1965 को सीज फायर हो गया फाइनली, ठीक है। और दोनों आर्मीज ने अपनी अपनी जो टेरिटरी थी उसको वापस रिटेन कर लिया। और लगभग इस लड़ाई में 1965 3,000 सोल्जर्स मारे गए थे। बट ओवरऑल इंडिया का इसमें अपर हैंड रहा और कोई ज्यादा टेरिटरी में चेंजेस नहीं हुए, राइट। तो अगर आप देख सकते हो, ये आपका एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल आपका है, ठीक है। ये एरिया पीओके है और ये जो आप एरिया देख सकते हो ये एक्साई चिन्ह है ना, है हमारा, लेकिन चाइना अपना क्लेम करता है। ये भी है हमारा, पाकिस्तान अपना क्लेम करता है, ठीक है। इस वजह से कई बार आप देखोगे कि जो इंडिया का मैप है ना, ये थोड़ा सा ऐसे डिस्टॉर्टेड बना देते हैं लोग। ये दोनों पोर्शन को, ये पोर्शन पाकिस्तान में दिखा देते हैं, वो चाइना में दिखा देते हैं, बट है ये भारत का ही पूरा हिस्सा। अब आइए, तो ये वॉर कैसे खत्म हुई? इसके लिए साइन हुआ आपका 1966 का 1966 का ताशकेंट एग्रीमेंट, ठीक है। सो ये बेसिकली एक पीस एग्रीमेंट था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसने फॉर्मली 1965 की इंडिया पाकिस्तान वॉर को एंड किया। और ये ताशकेंट क्यों नाम रखा गया? क्योंकि ये बेसिकली उस टाइम यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था ताशकेंत। ओके, 1990 से पहले, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन से पहले ये यूएसएसआर का पार्ट था, राइट। और रशिया के मीडिएशन की वजह से ये वॉर फाइनली सीज फायर हुआ, इस वजह से उसको ताशकेंट एग्रीमेंट बोलते हैं। ये 10 जनवरी 1966 1966 को ये ताशकेंट एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है। उज्बेकिस्तान की उस टाइम कैपिटल हुआ करती थी, अभी भी है। और उस टाइम भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे श्री लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और पाकिस्तान से उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? अयूब खान साहब जी, समझ गए। तो ये जो सेकंड इंडिया पाकिस्तान वॉर था, ये ताशकेंट एग्रीमेंट के साथ फाइनली खत्म हुआ। तो इसमें भी बोला गया कि सीज फायर कर दो, ट्रूप्स को विड्रॉ कर लो, सारी चीजें। और आप मानोगे नहीं, ये अगर आप मैप देखें तो ये जो ब्लैक लाइन है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है उरी। उरी से आप नीचे आओगे तो यहाँ पे एक है हाजी पीर पास। और ये देखो, ये मैं बोल रहा हूँ, ये पाकिस्तान वाले एरिया में है ये सब। ये ब्लैक लाइन की इधर ये इंडिया है, उरी इंडिया में आता है। और ये हाजी पीर पास ये पाकिस्तान का इलाका था। भारत ने हाजी पीर पास भी कैप्चर कर लिया था। लेकिन 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 उस टाइम फिर क्या हुआ, जब हम आगे बात करें, अभी तक भारत के कैप्चर में था हाजी पीर पास, राइट। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे पूंछ है, ऑलराइट। तो ये सब एलओसी से लगे हुए, ठीक है। सो भारतीय ट्रूप और पाकिस्तान ट्रूप को विड्रॉ करने के लिए बोला गया, पीसफुल रेजोल्यूशन हुआ गया, ठीक है। और प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रिटर्न किया गया, एक्सचेंज किया गया। भाई जो हमारे पीओडब्ल्यू उन्होंने पकड़े थे वापस किए, हमने उनके कर दिए, ओके। बट हुआ क्या, 11 जनवरी 1966 इस एग्रीमेंट को साइन करने के जस्ट बाद ही श्री लाल बहादुर शास्त्री की सडन डेथ हो गई। इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सीज और कॉन्स्पिरेसी है कि क्या उनकी डेथ हुई थी, क्या उनको मारा गया, या जो भी चीज थी। बट बताया गया कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई इस एग्रीमेंट को साइन करते ही। मैंने इसकी डेट आपको क्या बताई थी ताशकेंट एग्रीमेंट की? 10 जनवरी, ठीक है। और 11 जनवरी को इनकी डेथ हो जाती है। तो काफी कंट्रोवर्शियल चीजें उस टाइम चल रही थी, ओके।
अब देखिए इसी के बाद उनको मृत्यु के बाद उनको भारत रत्न का अवार्ड भी दिया गया था। तो यहाँ पे हमारी बात खत्म होती है 1966 ताशकंद एग्रीमेंट। अब देखो यहाँ पे अब क्या होने लगा, भारत को 5 साल का अच्छा मौका मिला, भारत ने डेवलप किया। और 1971 की जो वॉर थी, अब इस टाइम क्या पाकिस्तान भी जो था ना अपने में डेवलपमेंट किया, लेकिन उसका जो एक एम था कि भारत को तो हमको परेशान करना और हमको ये एरिया हड़पना है। पाकिस्तान का स्टार्टिंग से यही मकसद था। तो आगे बढ़ते हैं, आइए 1971 की जो वॉर थी, जिसे हम बोलते हैं बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी। तो आप बोलोगे सर इसमें बांग्लादेश कहां से आ गया? तो आप देखिए उस टाइम जो 1971 में पाकिस्तान ये भी था और पाकिस्तान ये अगर आप देख रहे हैं ये भी था। इसको हम बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान और इसको हम बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान, जो का आज का बांग्लादेश है। तो उस टाइम क्या हो रहा था कि इंटरनल पॉलिटिक्स वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की कुछ जम नहीं रही थी। वेस्ट पाकिस्तान अपने को डोमिनेटिंग दिखा रहा था कि हम ही आपको मतलब सब चीज कर रहे हैं इसलिए आप जिंदा हो। ईस्ट पाकिस्तान को ये अच्छा नहीं लगा, तो ईस्ट पाकिस्तान बोलता है कि भाई हम तो इलेक्शन चाहते हैं, हम सेपरेट एरिया चाहते हैं। तो 1970 में यहाँ पे इलेक्शन हुआ, ठीक है। और उस टाइम शेख मुजीबुर रहमान ने अवामी लीग बना के इसको ईस्ट पाकिस्तान को बोला कि हम भाई अलग हैं। और इसी को देखते हुए उनको सब वेस्ट पाकिस्तान वालों को लगा कि भाई ये तो हमसे अलग हो जाएगा, अलग देश बन जाएगा। तो उस टाइम जनरल याया खान थे, उन्होंने बोला कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, इन्होंने कर दिया अटैक, ठीक है। अब देखो, अब भाई तुम इनसे तुम्हारी लड़ाई है, जाओगे तो भारत से ही ना। तो इंडिया ने इसका थोड़ा फायदा अच्छे से उठाया, ठीक है। तो पहले देखो कॉजेस क्या थी 1971 की वॉर की। पहली चीज पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, ईस्ट पाकिस्तान मेजोरिटी जो था ना उसको रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा था, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होने दे रहे थे, वहां डेमोक्रेसी नहीं लाना चाह रहे थे, उनको मिलिट्री पर्पज से वायलेंस यूज करके उनको अपने अंडर रखना चाहता था वेस्ट पाकिस्तान, जिसकी वजह से कई लोग मर रहे थे। तो यहां से क्या हुआ, भाई लोग ईस्ट पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भारत में आने लगे। और भारत लगभग 10 मिलियन रेफ्यूजीज को, समझ रहे हो, 10 मिलियन रेफ्यूजीज को बंगाल, असम और त्रिपुरा में बसाया, ठीक है। लेकिन इससे भारत के ऊपर भी बर्डन पड़ रहा था, भाई बोल जब 10 मिलियन लोग आएंगे तो उनके खाने पीने रुकने की व्यवस्था। तो इंडिया बोला जब हम इतना कर ही रहे हैं तो चलो इनका सपोर्ट ही कर देते हैं, है ना। तो बंगाली रेजिस्टेंस फाइटर जिनको बोलते थे मुक्ति बाहिनी, उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्टिक अपनाई पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, और इंडिया ने उनको ट्रेनिंग दी। बोले कि भाई जब हमको अपने आरक्षण दे रहे हैं, उनको यहाँ पे ला रहे हैं, सब उनका देखभाल कर रहे हैं, तो चलो इनकी सपोर्ट करके इनको आज़ादी कर देते हैं। तो यहाँ से इंडिया ने बांग्लादेश का सपोर्ट चालू किया, मुक्ति बाहिनी के लोगों को ट्रेनिंग दी और पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक किया, ठीक है। इस टाइम यूएसए ना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था और यूएसएसआर इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट एक कोल्ड वॉर का टाइम भी चल रहा था इंटरनेशनली, ठीक है। तो देखो इसमें बहुत जगह एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हाशीमारा, यहाँ पे आपकी जो ईस्टर्न बेस है ना एयरफोर्स की, यहाँ से बहुत सारे अटैक्स हुए। तो इंडिया बोला कि भाई ठीक है, पाकिस्तान को लग रहा था कि चलो इंडिया तो यहाँ पे बिजी है पाकिस्तानी आर्मी से, हम यहाँ से अटैक कर देते हैं। तो ये देखो कई जगह से अटैक थे, बैटल ऑफ लोंगे वाला, बसंतर, चाम, ठीक है, यहाँ पे हिली की बैटल चल रही थी। तो पाकिस्तान को लगा कि हम इंडिया को अब हरा देंगे। अब उनको ये नहीं पता कि इंडिया हर तरह से रेडी था, ठीक है। तो ईस्टर्न फ्रंट जो ईस्ट पाकिस्तान था उसमें इंडियन आर्मी और मुक्ति बाहिनी लड़ रही थी, ठीक। वेस्टर्न फ्रंट में बैटल ऑफ लोंगेवाला चल रहा था, शाकरगढ़ चल रहा था, बैटल ऑफ पूंछ, बैटल ऑफ चम, है ना। और इंडियन फोर्सेस ने बहुत आराम से पाकिस्तानी फोर्सेस को वहां से खत्म किया और बहुत बड़ा एरिया उन्होंने हड़प भी लिया, क्योंकि साथ में इनके दे रही थी नेवी, इंडियन नेवी, जो कि ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन चला रही थी, और उन्होंने पूरे कराची पोर्ट को उड़ा दिया था, ऑयल टैंक सब उड़ा दिए थे। तो अब पाकिस्तान पे वही पोर्ट था जहां से उनकी पूरी मिलिट्री और एयरफोर्स को तेल मिल रहा था, इंडियन नेवी ने उसको भी खत्म कर दिया। और आईएनएस विक्रांत ने इस टाइम पाकिस्तान की गाजी गाजी करके सबमरीन हुआ करती थी, उसको डुबाया था। आपने देखा होगा गाजी अटैक करके एक फिल्म भी आई थी, ये इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, सीज फायर वगैरह चीजें हुई, पाकिस्तान ने बोला भैया हम सरेंडर कर रहे हैं। तो 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, ठीक है। और फिर आपका जो सरेंडर हुआ उसमें आपके लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान के नियाजी जी थे, और भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा साहब थे। लगभग
93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को हमने प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया, और ये बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ा सरेंडर था, और बांग्लादेश को फाइनली एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में आजाद किया गया। ठीक है, और इसके बाद आपका साइन होता है शिमला अग्रीमेंट। जैसे 65 की वॉर के बाद ताशकंद अग्रीमेंट साइन हुआ, वैसे ही 1971 की वॉर की आपकी शिमला एग्रीमेंट साइन हुई। किसके किसके बीच आप देख सकते हैं, इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो, जो कि पाकिस्तान से थे। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई रिजॉल्व को पीसफुली रिजॉल्व किया जाए। एलओसी टू रिप्लेस द सीज फेयर लाइनिंग, यहां पे अब एलओसी की आपकी प्रॉपर ओरिजिन होता है। ठीक है, और जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे वो सब रिटर्न किए जाए। ऑलराइट, तो ये चीज हुई। अब हमने क्या हुआ, हमने लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान टेरिटरी को कैप्चर कर लिया था। हम ऑलमोस्ट लाहौर पहुंच गए थे। 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमारे पास थे पाकिस्तानी के, हमारा अपर हैंड था। बट इंटरनेशनल प्रेशर था यूएसएसआर और यूएस की तरफ से कि भाई पीस सेटलमेंट करो, वापस करो। ठीक है, तो 2 जुलाई 1972 को ये शिमला एग्रीमेंट है ना, 2 जुलाई 1972 को ये शिमला एग्रीमेंट आपका साइन हुआ कि पीसफुल रेजोल्यूशन किया जाए। ठीक है, एलओसी को रिस्पेक्ट किया जाए। अभी रिसेंटली इन्होंने क्या बोला कि हम शिमला एग्रीमेंट को भी नहीं मान रहे, मतलब कोई एलओसी नहीं है, तभी इसलिए उधर से अटैक होते जा रहे हैं। ठीक है, फोर्सेस को विड्रॉ किए गए, प्रिजनर ऑफ वॉर को रिलीज किए गए, सारी चीजें हुई। राइट, और ये बताते हैं 1971 की वॉर सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री रही भारत के लिए, क्योंकि हमने बांग्लादेश को आजाद कराने के को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को हरा दिया। ठीक है, तो ये चीज थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये अब इसके बाद थोड़ा सा शांति रही, थोड़ी बहुत छुटपुट चीजें हो रही थी। इंडिया बोला बहुत हो गई वॉर, अब हम अपने पे फोकस करेंगे। हमें पता है कि हमारे आसपास सब हमारे दुश्मन है, पाकिस्तान है इधर से, यहाँ से चाइना है, यहाँ से बांग्लादेश, मतलब उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान है। तो इंडिया बोला कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम अपने देश को बचा पाए। तो इंडिया बोलता है हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो 1971 के बाद 1974 में आप देख सकते हैं पोखरण टेस्ट आपका चालू हुआ। इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम वैसे तो 1940 से ही स्टार्ट था, बट 1974 में पोखरण 1 न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, ये फोटो आप देखिए, इसमें इंदिरा गांधी ये है, ये आपका पूरा टेस्टिंग हुई। राजस्थान के पोखरण इलाके में इसका टेस्ट हुआ। ओके, और जब इन्होंने टेस्ट किया तो वर्ल्ड की तरफ से स्पेशली कनाडा और यूएस ने खूब ज्यादा क्रिटिसाइज किया भारत को, क्योंकि वो हैरान हो गए कि यार इंडिया न्यूक्लियर कैसे बना दिया, अभी तो ये पाकिस्तान से लड़ रहे थे। राइट, ठीक है, और इसी के बाद 1975 में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, जो उन्होंने बोला कि भाई न्यूक्लियर एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल किया जाए। फिर पोखरण 2 1998 में हमने पोखरण 2 भी किया, इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति। तो देखो यहाँ पे मैं आपको 1974 से डिसीजन 1998 पे लेके आया, बीच का टाइम शांत था, थोड़ी बहुत छुटपुट चीजें हो रही थी, है ना। 98 में देखिए आप यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, ये लोग थे, तो इन्होंने बोला भी टेस्ट करो, और हमने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए। राइट, इस टाइम एनडीए की सरकार आ गई थी। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान चुप रहेगा? नहीं, पाकिस्तान ने भी जब देखा 1977 में, तो पाकिस्तान की हालत ऐसी थी नहीं, उनको 20 साल लग गए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टैब्लिश करने में, वो भी यूएसए की हेल्प से हुआ, चाइना की हेल्प से हुआ, और नॉर्थ कोरिया की हेल्प से हुआ। तभी देखो हमने 1974 में पहला टेस्ट कर लिया था, 98 में हम दूसरा कर रहे थे। पाकिस्तान बोला, जैसे हमने 98 का किया, पाकिस्तान बोला हमें भी न्यूक्लियर रेडी होना है। तो हमारा जैसे एक था ऑपरेशन पोखरण 1 एंड पोखरण 2, वैसे ही पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किए 1998 में। उसका नाम था चागई 1 एंड चागई 2। ये 2 टेस्ट इंडिया के पोखरण 2 के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने भी किए, 2 दिन के अंतराल में। 28 मई 1998 को एक टेस्ट हुआ चागई 1 में, और दूसरा जो चागई कहाँ पे है, बलूचिस्तान में है। इस वजह से बलूचिस्तान वाले और नाराज रहते हैं कि हमारे यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए। ठीक है, इस वजह से अभी भी वो पीट रहे हैं पाकिस्तानियों को, है बल्कि उन्हीं का स्टेट। एक तरह से मान के चलो कि अगर राजस्थान पंजाब हरियाणा मिलके इंडिया पे ही अटैक करने लगे, वैसा हाल है वहां पाकिस्तान में, समझ रहे हो।
तो ये चीजें हुई, चागाई 1 और चागाई 2, इन्होंने 30 मई 1998 को दूसरा चागाई 2 भी टेस्ट किया। तो अब हो गया भाई, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर स्टेट है, इंडिया संभल जाओ। इंडिया को डराने के चक्कर में था। इंडिया बोलती कोई बात नहीं, हम तो पीसफुल नेशन है, हम तो सर्वधर्म संभव पे बिलीव करते हैं, कोई बात नहीं, हम तुमको पाल लेंगे, तुम डराओ मत। ठीक है, तो ये हो गई बात 1974 से। हम अब आ गए 1998 में। अटल बिहारी सरकार आ चुकी थी, न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टैब्लिश, इंडिया बहुत पावरफुल पोजीशन में आ रखा था। अब क्या होता है, लाहौर डिक्लेरेशन। अटल बिहारी बोलते हैं चलो भाई ठीक है, पाकिस्तान आप भी कर लिए, दोनों देश एक दूसरे पर न्यूक्लियर अटैक ना करें, चलो मिल बांट के रहते हैं। तो देखो हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा भी आप देख रहे हो, बहुत सारे मिनिस्टर्स बस से लाहौर गए। तो ये बायलेटरल एग्रीमेंट था जिसमें भारत और पाकिस्तान चाहते थे कि एक म्यूचुअल ट्रस्ट बने। तो हमारे प्रधानमंत्री बस से लाहौर गए कि भाई देखो दोनों न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं, आप एक दूसरे से हम प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। तो 21 फरवरी 1999 को हमारे प्राइम मिनिस्टर लाहौर गए। तो आप देख रहे हो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे इंडिया की तरफ से, और श्री नवाज शरीफ जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो बोले कि भाई दोनों ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, हम न्यूक्लियर केपेबल है, चलो मिलके रहते हैं, और अब हम यूएस और चाइना और इनको हम जवाब देंगे, साथ में रहते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। भारत माफ कर देता है, भारत जल्दी भूल जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। एक देश का प्राइम मिनिस्टर बस से पाकिस्तान जा रहा है, दुश्मन देश, उसकी फिक्र ना करते हुए, ठीक है, इन्होंने क्या किया, बोला भूल जाओ। और सिर्फ 2 महीने बाद मई 1999 इन्होंने कारगिल की युद्ध चालू कर दी भारत के खिलाफ। चुपके से भारत में घुस गए और कुछ माउंटेन पीक्स पे कैप्चर कर लिया, सिर्फ 2 महीने बाद इस बस डिप्लोमेसी के। तो ये होता है धोखा देना। एक प्रधानमंत्री बस से तुम्हारे देश आ रहा है, दुश्मन देश, इतनी हिम्मत दिखा के, और तुम बोलते अरे वाह वाह वाह, हाथ मिलाते हो, सब करते हो, अगले 2 महीने बाद उसके ऊपर फिर अटैक कर देते हो। ये है पाकिस्तान। ठीक है, तो 1999 मई 1999 में कारगिल वॉर स्टार्ट हुआ। ठीक है, सर आप देख सकते हो ये श्रीनगर है और यहाँ पे है कारगिल, लाइन ऑफ कंट्रोल के एकदम लगा हुआ। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने क्या, देखो यहाँ पे घुसे भी कैसे, बर्फ के इलाके, जब की सर्दियां रहती हैं, मतलब मार्च अप्रैल तक लगभग सर्दियां चलती हैं वहां पे, पूरा बर्फ से ढका रहता है। और एक ट्रीटी भी थी कि भाई कोई इस टाइम कोई उस पोस्ट पे नहीं रहेगा। लेकिन परवेज मुशर्रफ ने क्या करवाया, चूंकि उस टाइम वो प्रेसिडेंट बन गए थे पाकिस्तान के, उन्होंने कुछ लोगों को बोल दिया कि यहाँ जाके बस जाओ सर्दियों में, और जैसे ही बर्फ पिघले आप अपना झंडा गाड़ देना वहां पे। ठीक है, तो इन्होंने इन्फिल्ट्रेट कर गए और जाके कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो एलओसी का वायलेशन हुआ, पहली चीज है ना, आपने शिमला एग्रीमेंट को बाय बाय बोल दिया। ठीक, और इंडिया, पाकिस्तान चाहता था कि इंडिया को कट ऑफ कर दे सियाचिन ग्लेशियर से। ये देख रहे हो, ये जो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये है सियाचिन ग्लेशियर। इस पे हम कैप्चर कर लेंगे तो यहाँ पे घुसना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और पाकिस्तानी मिलिट्री ने एज्यूम किया कि इंडिया रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि न्यूक्लियर एस्केलेशन का खतरा है। उनको लगेगा पाकिस्तान तो धमकी दे रहा है न्यूक्लियर, कहीं न्यूक्लियर अटैक ना कर दे, इसलिए उसको लगा कि इंडिया तो रिटेलिएट नहीं करेगा। इंडिया बोला कोई बात नहीं, इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन विजय। अब हुआ क्या, कारगिल का ये कुछ ऐसा सीन था, अगर मैं यहाँ पे बताऊं, अगर आप यहाँ देख सकते हो तो कुछ ऐसा सीन था। ये पाकिस्तानी आर्मी यहाँ पे थी और इंडियन आर्मी यहाँ से, ये था हमारे लड़ाई करने का उस टाइम एलिवेशन, उनको फायदा था। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने जो तरीके से इनको धोया, मिराज और मिग एयरक्राफ्ट ने पूरा तबाह कर दिया, और इधर से अरेबियन सी में भी इंडियन नेवी ने पूरी पाकिस्तान की फ्लीट्स को ब्लॉक कर दिया, कोई ट्रेड नहीं। और इसमें देखो हमारे भी सोल्जर्स मरे थे, लगभग 500 के करीब हमारे सोल्जर्स मरे थे, लेकिन 1000 से 1500 सोल्जर हमने पाकिस्तान के मार गिराए, और हमने ये देख रहे हो फाइनली कारगिल की वॉर जीती। सारे पोजीशंस हमने रीगेन कर लिए, कुछ नहीं छोड़ा। इवन यूएसए ने भी उस टाइम इंडिया को सपोर्ट किया था। बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को प्रेशर किया कि विड्रॉ करो, और करना ही पड़ता, उन पे कुछ बचा ही नहीं था, सामान छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। राइट, और इसके बाद क्या हुआ देखो, जब ये यहाँ पे हारे
तो परवेज मुशर्रफ, देखो पाकिस्तान एक मिलिट्री स्टेट है, वहां पे मिलिट्री ही सारी चीजें चलाती है, वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं। और इसी टाइम्स वॉर के तुरंत बाद परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की रूल को हटा दिया, मिलिट्री कूप हो गया वहां पे, मतलब मिलिट्री ने पूरा टेक ओवर कर लिया, मिलिट्री लॉ बनाएगी। और इंडिया को ग्लोबल सिंपैथी हासिल हुई यहाँ पे, हम जीते भी, हमने फिर वापस चीजें ले भी ली और पाकिस्तान का पूरा नाम खराब हो गया एज अ टेररिस्ट स्टेट। तो ये था 1999 का कारगिल वॉर। अब इसके बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया, फिर भी अटैक करते रहा। 2000, आप सबको पता है कि 2001 में उनने कारगिल अटैक के 2 साल बाद ही 2001 में इन्होंने यहां पे अटैक कर दिया, ठीक है। पार्लियामेंट पे आपके अटैक हुआ, सॉरी 2001 में आपके पार्लियामेंट पे इन्होंने अटैक किया हमारे, राइट। फिर 26/11 मुंबई अटैक, यहां पे आपने देखा कि वो अजमल कसाब घुस गया, ठीक। फिर उन्होंने उरी अटैक किया 2016, उसके बाद उन्होंने पुलवामा में बस पे अटैक किया 2019, और अब 2025 में पुलवामा अटैक। तो मतलब वो पीछे से मारते ही रहे, अटैक करते ही रहे, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो है क्या, टू मेक इंडिया ब्लीड थ्रू 1000 कट्स, जगह जगह मारेंगे, अलग अलग दिशाओं से मारेंगे, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी है। बट कब से कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और आज पाकिस्तान की ऐसी हालत है, खाने की परेशानी, पानी की परेशानी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बेकार है, कर्जा उन पे वर्ल्ड बैंक का बहुत हो रखा है। तो अगर अभी यूएसए बोल देगा ना कि पाकिस्तान कुछ मत करो, पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, क्योंकि कर्जे में आप इतने, ठीक है। और जो सबसे दुखद घटना हुई 2025 का जो पहलगाम अटैक, देखो मैंने इस इमेज को ब्लर इसलिए किया क्योंकि ये इतना दर्द होता है इस इमेज को देख के। मैं आपको बताऊं, मैं तो कश्मीर 2 बार गया हूँ, और इसी इलाके में मैंने फोटो खिंचवाई है, सारी चीजें, इतने खूबसूरत जगह, कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा हो जाएगा। आज तक कश्मीर में कभी भी टूरिस्ट पे अटैक नहीं किया गया था, फोर्सेस की लड़ाई होती थी, आपस में जंग हो रही थी, टूरिस्ट को नहीं मारा जाता था, क्योंकि कश्मीर की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पे चलती है। कोई भी टेररिज्म के, जब आपके 1965 में उन्होंने साथ नहीं दिया, आज के साथ देंगे? लोग है बोल रहे हैं कि लोकल सपोर्ट था, होगा यार। 1 लाख लोगों में से आप मानो 2 लोग ने सपोर्ट किया, मतलब वो रेडिकलाइज लोग हैं ना। हम उनके चलते 98,000 लोगों को या 99,000 लोगों को थोड़ी मौत के घाट उतार देंगे। वहां के जो लोग हैं वो अपना भाई पेट पालना चाहते हैं, कोई भी इंसान लड़ाई कभी नहीं करना चाहता, चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी इंसान लड़ाई नहीं करता है। लड़ाई तब करता है जब उसका रिवेंज का वो हो, या वो बहुत इमोशनल हो गया, या उसका कोई रास्ता ना बचा हो। पाकिस्तान इज अ गॉन स्टेट, उस पर कुछ नहीं बचा है। उसके जो आज के टाइम में जनरल हैं, मुनीर साहब रिटायर होने वाले थे, 2-3 दिन पहले उनको बनाया गया जनरल। तो आर्मी, मैं क्या बोला, वो मिलिट्री स्टेट है, तो मिलिट्री वहां पे अपनी अहमियत बना के रखेगी। और वो मिलिट्री अहमियत कैसे बनाएगी, जंग करा करा के, छोटे छोटे चीजें कर दो, न्यूज में ले आओ, आपकी अहमियत बन गई। क्योंकि अगर सब पीसफुल है तो मिलिट्री को कोई नहीं पूछेगा, ठीक। हमारे यहाँ उल्टी चीजें हैं, हमारे यहाँ मतलब एक्चुअली सही चीजें हमारे यहाँ ही है, उनके यहाँ उल्टी चीजें हैं। हमारे यहाँ चीजें एक लॉ के तहत होती है, ठीक है, सिस्टम है हमारे यहाँ, राइट। तो ये था। अब देखो इसके चलते 25 अटैक, पहलगाम अटैक के चलते भारत ने सबसे इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक स्टेप लिया, क्या लिया, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया। तो अगर आप देख लो इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली है क्या, तो ये आप देख सकते हो, ये इंडस रिवर यहाँ से जा रही है और ये पाकिस्तान पहुंचती है, फिर यहाँ से झेलम रिवर जा रही है, ये देखो यहाँ से चेनाब निकलती है और ये देखो झेलम से मिलती है, फिर ये आगे इंडस से मिल जाती है। रावी रिवर भी देखो ये इंडिया से निकल के जाके यहाँ मिल जाती है, फिर ब्यास आके सतलज में मिलती है, और सतलज और ब्यास मिलके फिर आ जाके इंडस से जुड़े जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी पानियां कहाँ जा रही है, पाकिस्तान में। और इंडिया का हर रिवर के ऊपर बैड डैम है, हमारे पास बंगलिहार है, पोंग डैम है, ठीक है, सतलज है, भाखड़ा नांगल डैम है, उसके ऊपर बहुत सारे डैम्स हैं। तो हम वाटर के फ्लो को तो रेगुलेट कर सकते हैं, मैं नहीं बोला रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, रेगुलेट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस ट्रीटी के तहत क्या बोला गया था कि जो ऊपर की 3 नदियां हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, वेस्टर्न रिवर्स, चेनाब, झेलम और इंदस, इसका जो पूरा पानी है इस पे इंडिया का लिमिटेड राइट्स रहेगा, है ना।
और जो ईस्टर्न रिवर्स हैं ब्यास, रवि, ब्यास और सतलज, इस पे इंडिया का एक्सक्लूसिव राइट है, राइट। ये चीजें डिसाइड हुई थी 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी की, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, लेकिन बायलेटरल नहीं था। इसको ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने। दैट्स वाई ये इंटरनेशनल ट्रीटी है। ऑलराइट, तो ये सब चीजें हुई। ये मैं एक चाहता था कि सभी बच्चे जो देख रहे हैं थोड़ा सा आइडिया आपको लगे कि ये चीजें कैसे कैसे हुई हैं। ठीक है, मुझे लगता है इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो गया होगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे टाइमलाइन भी बना दी है कि कैसे 1947, फिर फर्स्ट कश्मीर वॉर, ठीक है, फिर कश्मीर का जो यूएन इशू था उन्होंने रेस किया, फिर इंडस वाटर ट्रीटी 1960, ऐसे करके पूरी मैंने टाइमलाइन बना दी है। ऑलराइट, तो ये आपको पीडीएफ आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है यूपी पीसीएस सक्सेस माइंड के ऊपर, ये आपको टेलीग्राम चैनल है हमारा, इस पे आपको मिल जाएगा। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, उसमें हमने लाइव मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चालू किया हुआ है। मेंस आंसर राइटिंग है आपका, मेंस की टेस्ट सीरीज है हमारे पास, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम करा रहे हैं। सबसे फ्रूटफुल प्रोग्राम है लाइव मेंस आंसर राइटिंग। जो भी बच्चा यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी कर रहा है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये लाइव आंसर राइटिंग बैच ज्वाइन करिए। पूरा सिलेबस हमने इसमें मेंस का क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हर टॉपिक को टच करते हुए पूरा कवर किया है, जीएस पेपर 1 से लेके जीएस पेपर 6 तक। और हर क्लास के बाद आपको उस क्लास की पीडीएफ मिलेगी, इसमें पूरा डिटेल्ड मॉडल आंसर होगा। साथ ही साथ मेंस की टेस्ट सीरीज है और हमारी बहुत सारी पीडीएफ्स हैं, जैसे जीएस पेपर 5-6 के नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको जीएस पेपर फॉर एथिक्स के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा 2018 से 23 तक यूपी पीसीएस मेंस का, ऐसे पूरा सॉल्व मिलेगा 18 से 23 तक आपको इसमें। फिर हमने यूपी पीसीएस मेंस करंट अफेयर्स की बुकलेट निकाली है। ऑलराइट, यूपी की एसडीजी अचीवमेंट, यूपी की जितनी पॉलिसीज हैं सब हमने कंपाइल करके हमारे ऐप में डाला हुआ है। तो यूपी पीसीएस सक्सेस माइंड का जो टेलीग्राम चैनल है और हमारा जो सक्सेस माइंड ऐप है, ठीक है, सक्सेस माइंड ऐप है, ऑरेंज कलर का लोगो आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे, डाउनलोड करिए और इसका लिंक आपको सक्सेस माइंड के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको क्लैरिटी आई हो भारत पाकिस्तान के रिलेशन कैसे थे, क्यों हुए आज ऐसे, है ना, तो आप सेशन पे जरूर लाइक करिएगा, इसको शेयर भी करिएगा और कमेंट जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। इस टाइप के और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए और बनाते रहूंगा, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और एक एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन आपको एक आइडिया भी रहे कि हमारे देश में ये जो आज हो रहा है ये क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले सेशन में आपसे मिलता हूँ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।